हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बने होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। Polysaccharides contain a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkages। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और जो ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से जुड़ी हुई होती हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये नेचर में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे मोनोसेक्राइड हो गया, डाइसेक्राइड हो गया और पॉलीसेक्राइड हो गया, तो इन तीनों में जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो नेचर में सबसे ज़्यादा कॉमन वे में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। दे मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटीरियल। और साथ ही साथ जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं या तो वो फूड स्टोरेज मटेरियल के रूप में एक्ट करते हैं, यानी जो प्लांट हो गया या फिर एनिमल हो गया वो क्या करेंगे, वो पॉलीसेक्राइड के रूप में फूड को स्टोरेज करते हैं, या फिर जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में भी एक्ट करते हैं, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में भी काम आते हैं। सबसे पहले हम जो पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे वो है स्टार्च। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट। जो स्टार्च होता है वो प्लांट का सबसे मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है, यानी जो प्लांट होता है वो स्टार्च के रूप में अपना भोजन या फिर अपना फूड स्टोर करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग। साथ ही साथ जो स्टार्च है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाइट के रूप में एक्ट करता है। यानी ह्यूमन बीइंग्स की जो डाइट होती है उनमें स्टार्च भी काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज़ फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल। साथ ही साथ सीरियल्स हो गई और रूट्स हो गए, ट्यूबर्स हो गई जैसे पोटैटो, और कुछ और वेजिटेबल्स हैं, इन सब में भी स्टार्च हाई मात्रा में पाया जाता है, यानी स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। सीरियल्स हो गई, रूट्स हो गई जो रूट क्रॉप्स हैं, ट्यूबर्स जैसे पोटैटो क्रॉप्स हो गए, रूट क्रॉप, कैरेट, रेडिश हो गई, और कुछ वेजिटेबल्स, इसमें स्टार्च हाई कंटेंट में मौजूद होता है। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारा पॉलीसेक्राइड होता है वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, यानी अल्फा ग्लूकोज की लार्ज नंबर ऑफ यूनिट आपस में जुड़ती है और हमारा स्टार्च बनाती है। और साथ ही साथ एक तो हो गया ये स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर, साथ ही साथ स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं। वो दो कंपोनेंट कौन से हैं? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। यानी ये तो पता लग गया कि जो हमारा स्टार्च है वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। अल्फा ग्लूकोज की लार्ज नंबर ऑफ यूनिट आपस में जुड़ी हुई होंगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिससे स्टार्च बना देगी। और इसमें दूसरी याद रखने वाली बात है कि जो स्टार्च होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हम अमाइलोज कहते हैं, दूसरे कंपोनेंट को हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। अब इसमें अमाइलोज की हम बात करेंगे। जो अमाइलोज होता है वो एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, और जो अमाइलोज है वो स्टार्च का लगभग 15 से 20%, 50 to 20% पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी स्टार्च का 15 से 20% पार्ट अमाइलोज से मिलकर बना होता है। केमिकली अमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड चैन with 200 to 1000 alpha D glucose unit held by carbon 1 to carbon 4 glycosidic linkage। अब केमिकली अमाइलोज क्या है? जो अमाइलोज है वो क्या है? वो अल्फा डी ग्लूकोज की एक लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है, जिसमें लगभग 200 से 1000 यानी 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई होती हैं। यानी अल्फा डी ग्लूकोज की 200 से 1000 यूनिट होंगी, और वो किस वे में जुड़ी हुई होंगी? एक स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़ी हुई होंगी। स्ट्रेट चेन या फिर कहें लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन के रूप में जुड़ी हुई होंगी। और इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? कार्बन नंबर 1 अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ होगा। अब मैं आपको यहाँ पर अमाइलोज की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ।
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, तीसरी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। इसी तरीके से एमाइलोज में इधर भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई होंगी। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ऐसी ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बहुत सारी इधर भी जुड़ी हुई होंगी और इधर भी जुड़ी हुई होंगी। यानी ये 3 अल्फा डी ग्लूकोज पर ख़त्म नहीं हो रहा, इसमें एमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बहुत सारी होती है क्योंकि पॉलीसैकेराइड है। तो इसमें होता क्या है, एक अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। अमाइलोज में क्या होगा, जो अल्फा डी ग्लूकोज है ये एक स्ट्रेट चेन के रूप में होगी, बिल्कुल सीधी होगी, जिसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। इसी तरीके से इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेगा। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज में होता क्या है, वो स्ट्रक्चर आपको पता है। अल्फा डी ग्लूकोज में जो OH होता है, कार्बन नंबर 1 पर जो OH होता है वो नीचे की ओर होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर होता है। तो हमें तो चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज। तो अगर हमें एमाइलोज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर बॉन्ड लगा देते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज में OH नीचे H ऊपर, बाकी तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी OH होगा। इसी तरीके से मैं ये 2 यूनिट भी बना लेता हूँ। अब देखिए 3 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट मैंने बना ली हैं। अब इनसे भी आगे इधर भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होगी, इधर भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होगी, यानी बहुत सारी होगी, 3 ही नहीं होगी बल्कि एमाइलोज में बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई होंगी। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 इस अल्फा डी ग्लूकोज का एक कार्बन नंबर 1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। कैसे, यहाँ से OH इस H को लेकर बाहर निकल जाएगा, किसके रूप में, वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। बाकी बचा ये ऑक्सीजन, जब यहाँ से H2O बाहर निकल गया तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर बना लेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरीके से इस कार्बन नंबर और कार्बन 4 के बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से आगे भी होगा, यहाँ से OH और यहाँ से ये H, ये वाला H H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। बाकी बचा ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बना लेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस तरीके से कार्बन नंबर 1 कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी ये वाटर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा यहाँ पर, ये वाला कार्बन नंबर 1 अगली यूनिट के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेगा। इसी तरीके से यहाँ पर इस यूनिट का कार्बन नंबर 4 अगली यूनिट के कार्बन नंबर 1 से यहाँ से वाटर निकल के क्या बन जाएगा, एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट जुड़ी हुई होती हैं और हमारा एमाइलोज बन जाता है। बात करते हैं अब अमाइलोपेक्टिन की। अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार। जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, जबकि अमाइलोज क्या था, वाटर में सोल्यूबल था। अमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसोल्यूबल होता है और ये लगभग स्टार्च का 80 से 85% पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी जो अमाइलोपेक्टिन है वो स्टार्च के लगभग 80 से 85 यानी 80 से 85% पार्ट को बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और अमाइलोपेक्टिन हमारा इनसोल्यूबल है। It is a branched chain polymer of alpha D glucose unit in which chain is formed by carbon 1 to carbon 4 glycosidic linkage, whereas branching occur by carbon 1 to carbon 6 glycosidic linkage। अब ये important part है। अमाइलोज क्या था हमारा, अमाइलोज था अनब्रांच्ड चेन, यानी अमाइलोज में जो अल्फा डी ग्लूकोज थे वो स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़े हुए थे, जबकि जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है वो एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। यानी इसमें क्या हो रहा है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो ब्रांचिंग के रूप में भी जुड़े हुए होते हैं। एमाइलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं थी, सीधा अल्फा डी ग्लूकोज स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़े हुए थे, जबकि अमाइलोपेक्टिन में जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो ब्रांच के रूप में भी जुड़े हुए होंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ।
जो अमाइलोज था उसमें सिर्फ एक प्रकार का बॉन्ड बन रहा था, वो क्या, कार्बन 1 से कार्बन 4 के बीच में, यानी एक अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा था, सिर्फ यही था। जबकि अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन में दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एक कार्बन 1 से कार्बन 4 के बीच में, दूसरा कार्बन 1 से कार्बन 6 के बीच में। अब ये कार्बन 1 और कार्बन 4 किसका होगा, अगर स्ट्रेट चेन है हमारे पास, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, तो उनके बीच में बनेगा कार्बन 1 से कार्बन 4 के बीच में। अगर हम ब्रांचिंग कर रहे हैं तो उसमें कार्बन 1 से कार्बन 6 के बीच में बनेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। स्ट्रक्चर से मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसमें क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई होती हैं और ब्रांचिंग के रूप में भी होती है। तो इसमें बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इधर भी जुड़ी हुई होगी, इधर भी जुड़ी हुई होगी, यहाँ पर भी जुड़ी हुई होगी, यानी बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होंगी। तो इसमें होता क्या है, अमाइलोपेक्टिन में अगर ये जो हमारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़ी हुई है, इनमें क्या होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। यानी जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट स्ट्रेट चेन के रूप में होगी, जैसे ये वाली, ये 3 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट यहाँ पर स्ट्रेट चेन के रूप में दिखाई गई हैं। तो इनमें क्या होता है, स्ट्रेट चेन के रूप में जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है, उसमें कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना होता है। इसी तरीके से इधर भी कार्बन नंबर 1 कार्बन 4 कार्बन 1 कार्बन 4, इधर कार्बन 4 आगे यूनिट होगी उसका कार्बन नंबर 1, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। अब बात आती है, ये भी स्ट्रेट चेन के रूप में, ये भी स्ट्रेट चेन के रूप में, लेकिन ये वाली जो स्ट्रेट चेन के रूप में हमारी यूनिट्स हैं, ये इस वाली स्ट्रेट चेन की ब्रांच है। वो कैसे, क्योंकि ये तो स्ट्रेट चेन के रूप में है, ये नीचे स्ट्रेट चेन के रूप में। अब ये वाली जो स्ट्रेट चेन है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट की, वो इस वाली की क्या है, ब्रांचिंग है। तो अगर यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 एक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के कार्बन नंबर 6 से जुड़ा हुआ होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी वो देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बना रखी है। ये तीन यूनिट लेकर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों स्ट्रेट चेन के रूप में है, ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। तो इनका इस एक यूनिट का कार्बन नंबर 1 दूसरी यूनिट के कार्बन नंबर 4 से क्या बनाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। वो कैसे, वाटर निकलेगा, वाटर का रिमूवल होगा। इसको मैं लिख लेता हूँ HO, यहाँ पर ये H को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसे यहाँ से काट के। तो ये क्या होगा, यहाँ से OH और इधर से H, ये वाटर के रूप में बाहर निकल गया। बाकी ये ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया। तो स्ट्रेट चेन के रूप में जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, उसके कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के बीच में क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरीके से इसका कार्बन नंबर 1 और अगली यूनिट का कार्बन नंबर 4, इनके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रांचिंग हो रही है। इसका कार्बन नंबर 4 अगली यूनिट का कार्बन नंबर 1, उसके बीच में क्या बनेगा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ से ये H और इधर से OH वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। बाकी ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या किससे जुड़ जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो ये तो हो गई स्ट्रेट चेन के रूप में। बात करते हैं जब ब्रांचिंग आएगी, तो ब्रांचिंग में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 6 कौन सा होता है, ये CH2OH वाला, क्योंकि एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 6 ये वाला। तो जब अमाइलोपेक्टिन में ये ब्रांचिंग बनती है, तो ब्रांचिंग में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में बॉन्ड बनता है। वही होगा यहाँ से ये OH और इधर से H, यहाँ से ये OH और इधर से H, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर ये इनके बीच में ऑक्सीजन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। आप देख सकते हैं CH2, ये बचा यहाँ पर CH2, यहाँ से H निकल गया, ये H निकल गया, बाकी ऑक्सीजन बचा। इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, इनके साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना दिया। तो बस इसमें यही बात याद रखने की है,
अमाइलोपेक्टिन में जब ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट यहाँ पर स्ट्रेट चेन के रूप में है तो कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा। जब यहाँ पर इनकी ब्रांचिंग होगी, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग फॉर्म में होता है, तो ब्रांचिंग में क्या होगा, कार्बन 1 कार्बन 6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से जैसे ये स्ट्रेट चेन के रूप में कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन 1 आगे कार्बन 4 इधर कार्बन 4 अगली यूनिट का कार्बन 1, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। जब नीचे ब्रांचिंग होती चली जाएगी, अगर एक और ब्रांच होगी तो कार्बन 1 कार्बन 6 कार्बन 1 कार्बन 6, इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे। तो अमाइलोपेक्टिन के आपको स्ट्रक्चर ये याद रखनी है। अब अगला हम पढ़ेंगे सेलुलोज। सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। जो सेलुलोज है वो जनरली प्लांट के अंदर पाया जाता है, और जो सेलुलोज होता है वो प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यानी प्लांट किंगडम में सेलुलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ ए प्रिडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। और जो हमारा सेलुलोज होता है वो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, जो प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो सबसे ज़्यादा किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल का सबसे मेजर पार्ट होता है। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड composed only of beta D glucose unit which are joined by glycosidic linkage between carbon 1 of one glucose unit and carbon 4 of the next glucose unit। अब जो सेलुलोज है वो भी क्या है, एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है जिसमें बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़ी हुई होती है। ये आपको याद रखना है। स्टार्च में क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, लेकिन जो सेलुलोज है उनमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़ी हुई होती है। और कैसे जुड़ेगी, वही है स्ट्रेट चेन के रूप में क्या होता है, एक यूनिट का कार्बन नंबर 1 दूसरी यूनिट के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, बस यही फर्क है, OH कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर H नीचे। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में यही फर्क है कार्बन नंबर 1 का। अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर OH नीचे होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर होता है। बाकी सेम है। आप इन दो में फ़र्क देख सकते हैं, बस कार्बन नंबर 1 पर फ़र्क है, बाकी सेम है। तो हमें बीटा डी ग्लूकोज लेनी है। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो हमारा स्टार्च होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग क्यों, इसकी मैंने एक ट्रिक बता रखी है। हमें किसी भी कार्बन पर देखना है, किसी भी कार्बन पर अगर H होगा और उसी कार्बन से OH जुड़ा हुआ होगा और उसी कार्बन से ईथर जुड़ा हुआ होगा तो वो रिड्यूसिंग होगी, वरना रिड्यूसिंग नहीं होगी। तो अगर हम अमाइलोज में देखें, अमाइलोज की इस कार्बन पर H भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन OH नहीं है। आप किसी भी कार्बन पर देख सकते हैं, H भी है, OH है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यानी ईथर नहीं है। इस कार्बन पर देखें, H भी है, ईथर भी है, लेकिन OH नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम अमाइलोपेक्टिन में देखें तो किसी भी कार्बन पर आपको तीनों चीज़ें नहीं दिखाई देगी, यानी एक ही कार्बन पर H भी, एक ही उसी कार्बन पर OH भी और उसी कार्बन पर ईथर भी, ये तीनों दिखाई नहीं देगी। तो अमाइलोपेक्टिन हमारा नॉन रिड्यूसिंग है। अब हम सेलुलोज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3 यूनिट मैंने बना रखी हैं। 3 यूनिट मैंने बनाई है बीटा डी ग्लूकोज की। बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर होता है, H नीचे। इसी तरीके से ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1। तो 3 बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट मैंने बनाई है। बाकी सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज यूनिट बहुत सारी होंगी, इसके ऊपर भी जुड़ी हुई होंगी और इधर भी जुड़ी हुई होंगी। ये स्ट्रेट चेन के रूप में यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसमें क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो कार्बन नंबर 1 ये इस यूनिट का और इस वाली यूनिट का कार्बन नंबर 4 ये वाला, तो इनके बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर निकलेगा OH और यहाँ से H, ये निकल गया हमारा वाटर, और इनके बीच में ये इस ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। ये कार्बन नंबर 4 इस यूनिट का कार्बन नंबर 1 वाटर निकल गया, तो इनके बीच में बन गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरीके से इस यूनिट का कार्बन नंबर 4 ये रहा और इस यूनिट का कार्बन नंबर 1 ये रहा, इसमें भी वही होगा। यहाँ से वाटर निकलेगा,
वाटर निकल गया, बाकी ये ऑक्सीजन बचा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है। इसी तरीके से इधर भी यूनिट जुड़ी होगी। इस कार्बन का इस यूनिट का ये क्या है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन होगा। इस यूनिट का कार्बन नंबर 1 अगली यूनिट के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से इस वाली यूनिट का कार्बन नंबर 4 अगली यूनिट के कार्बन नंबर 1 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से ये जुड़ी हुई होती है। अब देखते हैं सेलुलोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, वही देखना है। किसी एक कार्बन पर अगर H है, उसी कार्बन से OH भी जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन से ईथर भी जुड़ा हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग होगा, वरना नॉन रिड्यूसिंग। तो देखिए इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, लेकिन OH नहीं है। इसी तरीके से और कार्बन पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, इस कार्बन से H है, ऑक्सीजन यानी ईथर, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ईथर भी है लेकिन OH नहीं है। तो जब एक ही कार्बन से तीनों चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं तो ये कैसा हुआ, नॉन रिड्यूसिंग। अगर तीनों चीज़ें होती तो रिड्यूसिंग होता, तो नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग होगा। बात करते हैं हम ग्लाइकोजन की। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो एनिमल बॉडी में किस रूप में स्टोर होंगे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इट इज़ आल्सो नाउन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड। जो हमारा ग्लाइकोजन है उसको हम एनिमल स्टार्च के रूप में भी जानते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है और यही पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लाइकोजन हमारा एनिमल स्टार्च के रूप में भी जाना जाता है और ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल अमाइलोपैक्टिन के जैसे होती है, बल्कि जो ग्लाइकोजन है वो अमाइलोपैक्टिन से थोड़ा ज़्यादा हाईली ब्रांच होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, मसल एंड ब्रेन। जो ग्लाइकोजन है वो हमारा लीवर में मौजूद होता है, मसल्स में पाया जाता है और ब्रेन में पाया जाता है। When the body needs glucose, enzyme break the glycogen down to glucose। अब एनिमल के अंदर जो ग्लाइकोजन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो जब भी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है, एनिमल की जो बॉडी होती है, जब भी उसको ग्लूकोज चाहिए होता है तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है एनिमल की बॉडी एनर्जी किस रूप में यूज़ करती है, ग्लूकोज के रूप में। तो जब भी एनिमल की बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोजन को तोड़ देते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और बॉडी उनको यूज़ कर लेती है। ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंजाई। जो ग्लाइकोजन है वो यीस्ट में और फंजाई में भी पाया जाता है। ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, बिल्कुल अमाइलोपैक्टिन के जैसी। जैसी ये अमाइलोपैक्टिन की स्ट्रक्चर है ऐसी ही बिल्कुल ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर होगी, वो आपको याद रखना है। ग्लाइकोजन में भी क्या होगा, जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है वो ब्रांचिंग फॉर्म में होगा। यानी अल्फा डी ग्लूकोज अगर ये स्ट्रेट चेन के रूप में यूनिट जुड़ी हुई है तो कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में बनेगा, और जब यहाँ पर ब्रांचिंग होगी तो कार्बन 1 कार्बन 6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। जैसे ग्लाइकोजन की यूनिट स्ट्रक्चर ऐसे ही अमाइलोपैक्टिन की स्ट्रक्चर दोनों की बिल्कुल सेम होती है, ये पूछा जा सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए, दोनों के लिए ही ज़रूरत होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट लाइफ के लिए भी और एनिमल लाइफ के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे फूड का एक मेजर पोर्शन बनाते हैं। यानी हमारे फूड में जो मेजर पोर्शन होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगर हम बात करें हनी की, तो जो हनी होता है वो आयुर्वेदिक सिस्टम में, यानी मेडिसिन का जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें एनर्जी के सोर्स में यूज़ किया जाता है, और हनी का जिक्र वेद में भी हुआ है। यानी जो शहद है, हनी है, वो आयुर्वेदिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है, और ये जो हनी होता है वो एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। यानी हनी को जब हम कंज्यूम करेंगे, शहद को जब हम खाएंगे तो हमें एकदम से एनर्जी मिलती है।
साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टोरेज मॉलिक्यूल के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में स्टोर होगा और एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। प्लांट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, एनिमल ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। साथ ही साथ प्लांट और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ हम फर्नीचर और कुछ और चीज़ें भी बनाते हैं, सेलुलोज से बनाते हैं। यानी जो सेलुलोज होता है वो वुड की फॉर्म में, लकड़ी की फॉर्म में होता है और उसको काट कर हम क्या बना लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अगर हम सेलुलोज को कॉटन फाइबर के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हम क्लोथिंग के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो इससे हमें दो बातें पता चली, सेलुलोज अगर वुड की फॉर्म में है, लकड़ी की फॉर्म में, तो उससे हम क्या बना लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं। और सेलुलोज अगर कॉटन फाइबर की फॉर्म में है तो उससे हम क्लोथिंग बना लेते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, लैक्वर इंडस्ट्री और ब्रूरीज इंडस्ट्री, इनमें रॉ मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और इसका इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो क्या है, 2 एल्डोपेंटोजेस D-ribose and 2-deoxy-D-ribose आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। 2 एल्डोपेंटोसिस जैसे कि D-ribose और 2-deoxy-D-ribose ये न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विद मैनी प्रोटीन एंड लिपिड। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बायोसिस्टम में यानी लिविंग नेचर में पाए जाते हैं बहुत सारे प्रोटीन और लिपिड से कंबाइन होकर। यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे प्रोटीन और लिपिड के साथ कंबाइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं।